आज की इस सभा में मंच पर बैठे हुए मानयोग न्यायाधीश तुलसी पाटिल जी, क्योंकि जब से हम ये सोशल मूवमेंट की एक्टिविटी चला रहे हैं, बहुत दफ़ा हमारे साथ कांग्रेस के मंच पर वो आए और अपने जीवन की कारगुजारी के हिसाब से वो किस तरह कार्य कर रहे हैं, समय समय पर हमारे वर्कर को गाइड करते रहे और हमें ये उम्मीद है क्योंकि वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनके जो मास्टर है जस्टिस टीवी सावंत जी, वो भी बहुत देर से हमारे साथ मिलकर हमें गाइडेंस दे रहे हैं। उनके साथ दूसरे जो स्पीकर साहबान मंच पर बैठे हैं, उन सब का मैं सत्कार करता हूं, मान करता हूं। और पंडाल में आज जिस सबर के साथ आप बैठे बात सुन रहे हैं, उसके लिए मैं पंडाल में बैठे हुए सब साथियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जो तपस्या है इस जीवन में वो सुनने की है। सुनना सबसे बड़ी तपस्या है और बोलने के लिए बहुत लोग आते हैं, हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन जिसने सुन लिया और सुनकर मान लिया और मानने के बाद जान लिया, उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। आप इधर त्यागी लोग बैठे हैं, क्योंकि 3 बजे का समय है, 3 बजे तक हम क्लोज करेंगे। बहुत देर से आप बैठे हैं, हम समय के पाबंद हैं, क्योंकि समय को अगर हम वेस्ट कर देंगे तो फिर समय हमें वेस्ट करेगा। इससे पहले कि समय हमें बिगाड़े, हम समय को बिगाड़ने की बजाय सुधारना चालू करते हैं। जीवन के मनोरथ को समझे। हम इधर ये जीवन मिला है इंसान का, हमें ये बाई चांस नहीं मिला, ये कुदरत की, नेचर की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है। हमें मौका दिया है कुदरत ने अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का। इसके अलावा और किसी को ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि इसी जीवन में हमें चेतनता मिलती है, हमें कॉन्शियस मिलती है, हमें अपने माइंड को विकसित करने का मौका मिलता है, और किसी जीवन में ये मौका नहीं मिलता। आज हमारे सामने जो बेसिक समस्या नजर आ रही है कि वो किसान को जितनी वो मेहनत करता है, उस मेहनत का फल उसको नहीं मिलता। ये समस्या नहीं है, ये समस्या का केवल मात्र चिन्ह है। समस्या इससे बहुत दूर छुपी हुई है। समस्या को जानना है तो इससे आगे यात्रा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम अपना सारा जोर समस्या को समझने के ऊपर लगाने की बजाय समस्या का जो चिन्ह हमारे सामने आ रहा है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपके सामने ये बात रखनी चाहूंगा।
एक दफा एक वृद्ध माई बीमार हो गई। बीमार होने के बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि अभी आपने एक हफ्ता बाहर धूप में नहीं निकलना, एक हफ्ता बेड रेस्ट करनी है। तो उस माई ने अपने बेटे को बोला कि बेटा अभी एक हफ्ता आपने मेरे को बेड रेस्ट करनी है, आपने देखना बाहर मैंने फुलवाड़ी लाई हुई है और उसमें फूल खिले हुए हैं, उसको आपने पानी देना है, रेगुलर पानी देना है 2 बार। वह लड़का कहता माता जी मैं बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक फुलवाड़ी को हरा भरा रखूंगा, हर रोज पानी डालूंगा। और वो हर रोज पानी डालता भी रहा। हफ्ते के बाद माता ठीक हो गई। जब ठीक हुई उसने वो दरवाजे से बाहर आई, बाहर आकर देखती है कि ये फुलवाड़ी तो सारी सूखी पड़ी हुई है, कोई फूल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। इधर मेरा बच्चा जिसको मैंने हरायत करी थी, पार्टिकुलरली कहा था ये काम करना है, वो नालायक रखा रहा है, उसने काम नहीं किया। उसने बच्चे को बुलाया, बोला बेटा आपको ये काम कहा था, आपने ये काम किया नहीं और इसका असर ये हुआ है कि आज ये हरी भरी फुलवाड़ी जो है वो सूख गई है। वो कहता माता मैंने आपके वचन को कबूला, आपके वचन के मुताबिक कार्य किया, मैं फुलवाड़ी को पानी देता रहा। ये देखो बकेट जहाँ भी पड़ी है, इसके साथ ये लोटा भी है, हर रोज मैं पानी डालता रहा फुलवाड़ी को। कहती फिर फुलवाड़ी सूख क्यों गई? वो कहता ये मैं नहीं जानता। कहती अब मेरे को मालूम हो गया है बच्चा कि ये फुलवाड़ी क्यों सूख गई। कहता तू पानी कहाँ डालता था? कहता मैं हर रोज हर फूल को पानी देता था, हर पत्ते को पानी देता था, हर टहनी को पानी देता था, लेकिन फिर भी वे सूख गई। कहती बेटा अब मैं समझ गई, जो तेरे को दिखता था वही आप पानी देते रहे, पानी इसकी जड़ को देना था, जड़ सूखी की सूखी है इसलिए सबको सूख गया। वो कहता माता जड़ कहाँ होती है? मैंने तो जड़ देखी नहीं। कहती यही तो खराबी है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। आपको जो दिखता है उसको आप समस्या मार रहे हैं, लेकिन जो समस्या वो दिखती नहीं है, समस्या नीचे है। अभी हम इसको जड़ को पानी देते हैं, 2 दिन जड़ को पानी दिया, वो सारे के सारे फूल के बड़े, सारे पत्ते हरे भरे हो गए, फुलवाड़ी उसी तरह हरी भरी हो गई। दोस्तों हमने देखा, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकेत किया था, ये फुलवाड़ी लगी है, ये महात्मा फूले ने बाड़ी बजे फुलवाड़ी लगाई है। महात्मा फूले का संदेश है कि इस फुलवाड़ी को हरा भरा रखना है, लेकिन हम फुलवाड़ी में जो टॉप पर नेता है, ऊपर का जो वो गुंबद है उसको ही देखते रहे। लेकिन हर व्यक्ति आज गुंबद की ईंट लगवाना चाहता है, लेकिन गुंबद तो तब नजर आएगा अगर फाउंडेशन पक्की होगी, फाउंडेशन मजबूत होगी। जितना मजबूत पत्थर फाउंडेशन में जाएगा उतनी ही बड़ी जो बिल्डिंग तैयार होगी। आज हमारे पास ये पहला संकेत है कि हमने गुंबद का पत्थर बांधने की बजाय फाउंडेशन का स्टोन बनने की सीखना चाहिए। जिस दिन आज ये लोग इधर बैठे हैं जो दोस्त, ये फाउंडेशन में अपने आप को डालने के लिए आ गए हैं, इसलिए हमें भी उम्मीद हो गई है अब पक्की मजबूत फाउंडेशन के ऊपर एक मजबूत जो इमारत खड़ी हो जाएगी और सबको घर मिल जाएगा, सबको खाना मिल जाएगा, सबको रोटी मिल जाएगी। आज
आप नांदेड़ जिला में बैठे हैं। नांदेड़ जिला में आज से लगभग 308 वर्ष पहले गुरु गोविंद सिंह साहब आए और इधर आने से पहले दिल्ली के शहंशाह औरंगजेब को एक पत्र लिखा था उन्होंने। फारसी में वो पत्र है, उसका नाम है जफरनामा। जफरनामे का अर्थ है जीत का पत्थर, पत्थर विजय का पत्थर। विजय का पत्थर औरंगजेब को लिखा। औरंगजेब को उस पत्र में लिखा, औरंगजेब जिस दिल्ली के तख्त की आपको अभिमान है, इसकी कीमत दाल का एक दाना है। चने की दाल का आधा हिस्सा ये दिल्ली की कीमत पड़ी थी और आधे हिस्से के चने की दाल के आधे हिस्से से दिल्ली बनी है, क्योंकि उसको संकेत दिया था कि जब फट गया चना, चने के 2 भाग हो गए, उसके बाद चना उगता नहीं है। दलिया कभी उगता नहीं है, दाल कभी उगती नहीं है। और आधे दाल के आधे हिस्से से चने को देकर एक छोटा चना लिया उसने और छोटे चने को बोया, उससे और हजारों सात चने हो गए और हजारों चनों से हजारों लाख चना होना चालू हो गया। और आज ये दिल्ली का तख्त जिसका आप मान कर रहे हैं, इसकी कीमत केवल दाल का आधा दाना है। औरंगजेब को ये बोला कि आप महसूस करते हैं कि अगर सोने के प्याले के ऊपर एक बहुत वजनी पत्थर गिर पड़े तो ये मैं मानता हूं कि प्याला टूट जाएगा, क्योंकि पत्थर वजनी है। लेकिन सोने का प्याला सोने का ही रहेगा, पत्थर का कीमत पत्थर ही रहेगा। आपके साथ हिसाब करेंगे ना। उस पत्थर को फटता हुआ ही औरंगजेब मर गया था हार्ट अटैक को, आपको मालूम है। उसके बाद दिल्ली के तख्त पर बहादुर शाह बैठा था और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह से मदद ली तख्त पर बैठने की। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि आज हमें पहचान नहीं है। पवर और भूंड एक जैसे ही होते हैं। आप जानते हैं, किसान हैं, एक भूंड होता है काले रंग का, गोबर के बीज वो खाता रहता है, उसको भूंड कहते हैं। एक पवरा होता है, वो फूल के ऊपर रहता है। पवरे की और भूंड की रंग भी एक जैसा होता है, साइज भी एक जैसा होता है, आवाज भी एक जैसी होती है, लेकिन मालूम तब होता है जब भूंड डंडी बांट कर चले जाता है। उतनी देर तक भूंड और पवर में कोई पहचान नहीं कर पाती। आज महात्मा फूले ने अपनी सोच के मुताबिक हमें पवर और भूंड का अंतर कैसे करना है ये बयान कर दिया है, ये बताया हुआ है। उस कला को समझना है, उस कला को समझाने के लिए मोहन राठौर इधर आ गए हैं और ये आपको समय समय से वो बात बताते रहे। हम जानते हैं कि एक बत्तख जानवर होता है, एक मुर्गा होता है। मुर्गा और बत्तख, लेकर बत्तख अपने अंडे को फोड़ता नहीं है। बत्तख जो होती है वो अपने अंडे को फोड़ती नहीं है, कुदरती ये उसको ये उसकी मनाही है। लेकिन मुर्गी जो है वो अपने अंडे को फोड़ती है, अपने अंडे को फोड़कर उससे बच्चा निकालती है। लेकिन बत्तख उसका अंडा भी मुर्गी ही फोड़ती है। जो बत्तख पालने वाले लोग हैं वो बत्तख के अंडे को मुर्गी के घुटने में रखते हैं और जब मुर्गी उनको फोड़ती है तो बत्तख के बच्चे भी पैदा होते हैं और मुर्गी के बच्चे भी पैदा होते हैं। बत्तख का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही पलता है, उनके साथ ही रहता है, उनके साथ ही कुड़कुड़ करता है, कोई पहचान नहीं है।
एक जैसे ही होते हैं। अब बत्तख अपने बच्चे को ढूंढने जाती है, मेरा बच्चा कहाँ है, और बत्तख और मुर्गी के बच्चों के बीच नहीं मिलता। और फिर मुर्गी के बच्चों के साथ, मुर्गी के साथ वो बत्तख भी चलती है, चलते हैं आगे, लेकिन एक जगह पानी आ जाता है और पानी में बत्तख छलांग लगा देती है, मुर्गी नहीं लगाती। बत्तख को छलांग लगाता देखकर बत्तख का बच्चा भी छलांग लगा देता है और बत्तख और बत्तख का बच्चा पानी से पार दूसरी तरफ ले जाता, मुर्गी अपने बच्चे को लेकर वापस चले जाती है। अभी समय आ गया है हमें पहचानने का, अपना कौन है और पराया कौन है। महात्मा फूले ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि अपने और पराये को पहचान लो। हम ये भी जानते हैं कि मच्छी जो होती है उसका जन्म, उसका जीवन, उसका मरण पानी ही है। मच्छी पानी में ही पैदा होती है, पानी में ही जीती है, पानी में ही मर जाती है। लेकिन ये हमें मालूम भी ये भी है कि बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है, जल के अंदर ही बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। ये नेचर का रूल है, नेचर जानता। और फिर छोटियां बच्चियां जो मछलियां कैसे बचती हैं? अगर छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी ने खा ही जाना है तो थोड़ी देर के बाद का छोटी मच्छियां सारी ही खत्म हो जाएंगी, बड़ी मच्छी बचेगी नहीं कोई। तो फिर मच्छियां कैसे बचती हैं? ये फूले अम्बेडकरी सोच, ये जो मैसेज है, ये संदेशा है, ये हमें यही बताता है कि कुदरत ने उनको कैसे बचा दिया। ये जानती है छोटी मछली कि बड़ी मच्छी हमें खाएगी, और बड़ी मछली से बचने के लिए छोटी मछली छोटी छोटी इकट्ठी होकर बड़ी मच्छी का आकार बना लेती हैं। और जब बड़ी मच्छी फिर उनको खाने आती है, वो कहती है तो मेरे से भी बड़ी है, और भाग जाती है बड़ी से। ये नेचर के रूल को समझना चाहिए। अगर वो छोटी छोटी मच्छियां अपना ये बचाव कर सकती हैं इकट्ठे होकर, तो ये जो महात्मा फूले के बेटे, ये संत सेवालाल जी के बेटे, ये अम्बेडकर के पैरोकार, ये क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? इनको मालूम है, ये जानते हैं, हम जानते हैं कि एक बाज पक्षी है बहुत बड़ा और चिड़िया को खा जाता है, वो बड़ी दूर रहता है, उसका निगाह भी बहुत तेज है। तो फिर चिड़िया कैसे बचती है बाहर से? छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया भी यही फार्मूला बनाती है, वो झुंड में चलती है, हमेशा इकट्ठियां होकर एक बड़े बाज की शक्ल चला लेते आकार लेती है और इसी आकाश में फिरती है। फिर बाज उनके ऊपर अटैक नहीं करता। बाज समझता है कि ये मेरे से बड़ा बाज है, अगर इसको मैंने अपना अटैक किया तो मैं ही मारा जाऊंगा। ये सिंपल संदेश है, इसको समझना है हमने। अगर हम समझ गए, अगर इसको अंडरस्टैंड कर गए, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ऑर्गेनाइज ढंग से हम आगे बढ़ते रहेंगे और इस देश का जो ये शासक वर्ग है वो समझ जाएगा कि अब ये लोग जागृत हो गए, अब ये जाग गए, अब इनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, अब इनको इनका शेयर दे देना चाहिए। आज आप देखते हैं, आप किसान लोग हैं, आपके साथ क्या हो रहा है? एक छोटा सा आइटम प्याज है, प्याज आप जानते हैं आज प्याज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, सारे देश को मिलती है। इस देश में 163 लाख मीट्रिक टन अनाज साल का पैदा होता है और खपत जो है वो 7 लाख टन है एक महीने की। 12 महीने की 84 लाख टन खपत है
163 लाख टन पैदाइश है, और फिर वो क्यों नहीं मिलता? और फिर किसान को 8 रुपए किलो बेचता है उसको, और फिर वापस आकर वही किसान उसको 100 रुपए किलो क्यों लेता है? क्या गौर का धंधा है? क्या बात है? इसको समझना चाहिए। अगर किसान इस छोटी सी बात को समझ गया तो किसान के साथ धोखा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि किसान का जीवन साथी है, खेत मजदूर है, उसके साथ वही सलूक रिएक्शन करता है जो इस देश का सेठ जी पार्टी किसान के साथ करता है। क्योंकि जितनी देर महात्मा फूले की सोच को, महात्मा फूले के द्वारा बताए गए रास्ते को हम अपनाते नहीं, अपने जीवन में उसको ढालते नहीं। अभी आप देखते हैं कि ये प्याज जो 10 रुपए किलो आपसे किसान से लिया और वो वापस आकर फिर मार्केट में वो 60-70 रुपए किलो बिक रहा है, कितना अगला उससे किसान को घाटा हो रहा है? 163 लाख टन, इसका मतलब 16 करोड़ क्विंटल या 16,000 करोड़ किलो। 16,000 करोड़ के साथ अगर 40 रुपए किलो से उसको मुनाफा दे दिया जाए तो कितना हो गया? 64,000 करोड़ रुपया एक साल का किसान का लूटा जा रहा है। 64,000 करोड़ रुपया। अभी कितना होता है 64,000 करोड़ रुपया? इसको भी आप समझने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में, सारे महाराष्ट्र में 12 करोड़ की पॉपुलेशन है, और एक परिवार में अगर 6 लोग हों तो 2 करोड़ परिवार है रहते महाराष्ट्र में, और 64 करोड़ जो 64,000 करोड़ रुपया है, उसका मतलब एक साल में 32,000 रुपया हर घर से, वो घर चाहे हमारे न्यायाधीश कौल से पाटिल जी का हो, चाहे वाल साहब का हो, चाहे मोहन राठौर का हो, चाहे आपका हो, चाहे इस देश के स्टेट के मुख्यमंत्री का हो, चाहे कृषि मंत्री शरद पवार जी का हो, हर एक के घर में अगर हर महीने पहली तारीख को एक कौआ आए और दीवार फांद कर 3,000 रुपया घर में फेंक जाए हर घर में, तब जाकर 64,000 करोड़ रुपया बनता। आप मांग रहे हैं, आप दाता हैं। जिस देश में दाता ही मांगने लग जाए उस देश का क्या होगा? आपको अपने दाता, अपनी दातागिरी को, अपनी मेहनत को, अपने हुनर को, अपने मान सम्मान को कायम रखना है। दाता को मांगना नहीं है, दाता को देना है। जिस दिन आपने ये निश्चय कर लिया कि हम पैदा करते हैं, हम देने वाले होंगे, हम देने वाले होंगे, वो मांगने वाले होंगे, और मांगने वालों को उनकी पसंद की चीज नहीं मिलेगी, जो हम हमारी मर्जी होगी वो ही देंगे, और जो उनको उनके लिए योग बनेगा वो देंगे। हम उनके साथ बेईमानी का बर्ताव नहीं करेंगे, ईमानदारी का बर्ताव करेंगे। इसी बात को समझना है। 3 बज गए हैं, मैं समय का पाबंद हूँ, और मेरी बात को आपने बड़े ध्यान से सुना है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने अपने आप को दाता के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए एक कमिटमेंट लेनी है, और कमिटमेंट लेकर सेवा के रास्ते पर चलना है। यही संत सेवालाल जी का मैसेज बंजारा कम्युनिटी ने समझना है। जय भीम, जय भारत। सारे किसान, क्योंकि जय किसान जय जवान, आपको कोई चोट नहीं आ सकती। थोड़ा समय है, थोड़े ही समय में हमने ये सब कुछ कर देना है। इतनी बात करता हुआ सबका धन्यवाद।